दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी कल इंडोनेशिया में थे, आज ऑस्ट्रेलिया में हैं, कल न्यूजीलैंड में होंगे। अब ये बातें हैरत किसी को दिलाती नहीं है, क्योंकि इस देश के 10 प्रधानमंत्रियों की यात्राओं को भी अगर आप जोड़ लीजिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले इतने देशों की यात्रा कर ली कि देश के 10 प्रधानमंत्रियों की यात्रा अगर जोड़ भी दी जाए तो भी प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर होंगे। और 21वीं सदी और 2026 का सच इस वक्त पूरी दुनिया के सामने यही है। भारत और भारत के लोग सबसे ज्यादा दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। भारत और भारत के वर्कर सबसे बड़ी तादाद में पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। भारत और भारत के छात्र दुनिया के लगभग 9 देशों में सबसे ज्यादा हैं। और भारत के लोग जितना पैसा कमाकर भारत में अपने परिवार को भेजते हैं वह भी नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में जो लोग भूखे सोते हैं या जो 2 जून की रोटी जुगाड़ नहीं पाते हैं, उनकी तादाद को भी भारत मात दे चुका है, यानी नंबर 1 पर है। और भारत दुनिया का पहले नंबर पर इस देश में बैंकों के जरिए या कहें अलग अलग जगहों पर गिरवी रखकर अपने सामानों को उसके जरिए रोजी रोटी चलाने का जो व्यवस्था की जाती है, उसमें भी भारत के लोग नंबर 1 पर हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसमें सरकार इस देश के 80-90 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटती है हर महीने। और भारत दुनिया में पहले नंबर 1 पर आता है, जहां पर भारत सबसे ज्यादा दुनिया के उन देशों से सामान खरीदता है जिन देशों से सामान अगर भारत ना खरीदे तो एक झटके में भारत की पूरी इकोनॉमी ढहढहाकर गिर जाएगी। और इस कतार में 3 देश ऐसे हैं कि उन 3 देशों के आश्रय भारत अपने आप को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी कहने से कतराता नहीं है, क्योंकि मेक इन इंडिया का नारा चलता है और कच्चा माल चीन से आता है। एनर्जी के क्षेत्र में भारत में पेट्रोल पंपों पर तेल मौजूद है, भारत में रिफाइनरी मौजूद है, लेकिन कच्चा तेल अमेरिकी इशारों पर ही दुनिया के अलग अलग देशों से लगभग 90% की जरूरत जो भारत को पड़ती है वो ली जाएगी। और भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ ठसक के साथ खड़ा हुआ है। युद्ध को लेकर भारत शांति प्रिय है और शांति प्रिय होने की स्थिति में युद्ध करने वाले देशों के साथ भारत की मौजूदगी इसी दौर में नजर भी आती है। दुनिया के अलग अलग देशों में जितनी बड़ी तादाद में भारतीय नागरिक अपने देश की नागरिकता को छोड़कर चले गए, यह तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब सवाल लौटता है मेलबोर्न की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। और एक क्षण के लिए सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब शपथ लिए उसके बाद उनकी सबसे बड़ी यात्रा ऑस्ट्रेलिया की ही थी। वो सिडनी का मैदान था जहां पर उनकी रैली हुई थी और बड़ी तादाद में हिंदू स्वयंसेवक संघ ने वहां पर व्यवस्था की थी कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वहां पर बड़ी तादाद में भारतीय पहुंचे। और उन एनआरआईज या कहें जो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले चुके हैं, उनकी तादाद खचाखच भरे स्टेडियम के भीतर थी। यह अलग बात है कि उनसे एंट्री का पैसा भी उस वक्त लिया गया था। लेकिन आज हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र सिडनी में किया, 11 बरस के बाद 2026 में आज के दिन प्रधानमंत्री उन्हीं बातों का जिक्र नए सिरे से मेलबोर्न में कर रहे थे। मेलबोर्न और सिडनी की दूरी सड़क के रास्ते 8 से 9 घंटे में पूरी की जा सकती है और जहाज से तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा या उससे भी कम, 50 मिनट।
लेकिन प्रधानमंत्री 11 बरस के बाद सिडनी से मेलबोर्न पहुंचे और आज यह वाकया वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भीतर कमोवेश बहुत सारे लोग वैसे आए थे जो 2015 में सिडनी में मौजूद थे और 2026 में वो मेलबोर्न में भी मौजूद थे। बात आप कहीं से भी शुरू करें, लेकिन एक क्षण के लिए इस देश की उस हकीकत को जान लीजिए। विकासशील देशों की कतार में भारत नंबर 1 पर है, जिसने वर्ल्ड बैंक और IMF से सबसे ज्यादा लोन लिया है। और भारत के भीतर जो मिडिल क्लास है, जो एक लिहाज से भारत की रीढ़ है, उसने इस दौर में सबसे ज्यादा सोना गिरवी रखकर अपने घर को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था की है, क्योंकि दुनिया में भारत आज की तारीख में नंबर 1 पर है बेरोजगारों की फौज को लेकर। तो बात आज शुरू कहां से की जाए? हमें लगता है शुरुआत करते हैं 2015 में दिए गए भाषण के एक छोटे से हिस्से से, और उसी के स्वरूप को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा 2026 में। तो उस वक्त और इस वक्त शुरुआत इसी से। देश के नागरिकों पर मुझे भरोसा है, देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और उन्हीं के भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। सरकारों के भरोसे देश नहीं चल सकता है और न चलना चाहिए। इस विचार का मैं इंसान हूं। आप लोग जब यहां आए होंगे, आप जब पढ़ते होंगे, तो आपको अपनी मार्कशीट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास सिक्का मरवाने जाना पड़ा होगा, किसी गेजेटेड ऑफिसर के यहाँ जाना पड़ा होगा, सुबह कतार लगती है उसके घर के सामने, और कोई पहचान के बिना काम होता नहीं। ये सब आपने अनुभव किया है ना। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, मैंने आकर के निकाल दिया। मैं आपको अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी। यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था? ये बताने के लिए कि हां तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भव, अब ये स्थिति नहीं है। मुश्किल तो है जब कोई प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूम रहा हो और घूमते घूमते एक ही देश में उसे कई बार जाना पड़ जाए और वो व्यवस्था करे कि दरअसल हमारे सामने वो तमाम भारतीय बैठे होंगे जिन्हें हम भारत की उपलब्धियों को बतलाएंगे, तो फिर कुछ चीजें दोहरा दी जाती हैं या बहुत सारी चीजें दोहराई जाती है। उपलब्धियों का सिरा सपनों के आश्रय जोड़ा जाता है। उन सपनों के भीतर उस हकीकत को छुपा लिया जाता है जो इस देश का अनूठा सच है, और उस हकीकत को जानते बूझते हुए भारत से बड़ी तादाद में लोग ऑस्ट्रेलिया में चले गए होंगे। और शायद यही वो वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अब इमिग्रेशन का सवाल उठने लगा है। लेकिन जो भारतीय यहां से अपना धंधा छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाकर बिजनेस करने लग गए, इस तरीके से पूरी दुनिया में अगर देखिएगा तो इन 12 वर्षों के भीतर हर बरस आपके पास जो आंकड़े आएंगे वो तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों के आंकड़े निकल कर आएंगे जो यहां से चले जाते हैं। कुछ नागरिकता छोड़ देते हैं, कुछ बिजनेस को स्थापित करते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। यह एक पूरी प्रक्रिया चलती है। लेकिन उससे पहले भारत की वो कौन सी हकीकत है जिसको छोड़कर लोग भारत से चले जाते हैं, NRI हो जाते हैं या फिर वहां की नागरिकता ले लेते हैं, और उसके बाद जब वो भारत को देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री के जरिए वो उस भारत को समझते हैं कि दरअसल 21वीं सदी में भारत बदल चुका है। 2026 का एक आंकड़ा बैंक का ही हम आपको पहले बतला दें। दरअसल
यह रिपोर्ट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके जरिए एक जानकारी आई कि इस देश में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की हालत इतनी खस्ता हो चली है कि अपने घरों में रखे जेवर और गोल्ड को गिरवी रखिए 70% 69.9% की रवानगी एक बरस के भीतर हुई है। यानी लोगों ने इस दौर में नौकरियां खोई तो पैसा नहीं था, पैसा चलाएं और किस तरीके से घर पालें तो फिर पैसा चाहिए, तो सोना तक गिरवी रखने की स्थिति में आ गए। मई 2025 में पूरे देश में घरों से जो सोना रखा गया वह 1,94,000 करोड़ का था और मई 2026 में जो बैंक का आंकड़ा आया उसने बताया कि यह बढ़कर 3,29,000 करोड़ हो गया है और पिछले 2 बरस के भीतर 136% का इजाफा हुआ है। महत्वपूर्ण यह नहीं है, इससे पहले की परिस्थिति थी कि गोल्ड को लेकर सबसे ज्यादा प्रेम दक्षिण भारत में माना जाता था और अक्सर दक्षिण भारत के लोग जो थे उस बैंक के जरिए अपने पैसों को गोल्ड के जरिए पाते थे और जिंदगी चलाते थे। यह एक फैक्ट है। लेकिन नई रिपोर्ट इसलिए इस देश की उस आर्थिक परिस्थितियों को उभारती है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 138% का इजाफा हो गया, किसी तरीके से सोना गिरवी रखी और जिंदगी चलाइए। पश्चिम बंगाल 112% का इजाफा हो गया, राजस्थान 103% का इजाफा हो गया, महाराष्ट्र 102% का इजाफा हो गया। आपने एक नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड को लेकर ही कहता है गोल्ड रखिए, और 2026 के फाइनेंशियल ईयर में 196 टन सोल्ड सिक्योरिटी के तौर पर कस्टमर ने यहां पर रखा और 1,65,000 करोड़ रुपए बैंक से उठाए हैं। अगर इन टोटलिटी में आप बैंकों की स्थिति देख लीजिएगा तो 2023 के मार्च 6,30,000 करोड़ और आज की तारीख में बैंकों के जरिए 19,40,000 करोड़। यह एक स्थिति है इस देश के भीतर। आप जिंदगी चलाने के लिए रोजगार बचा नहीं, जो पारंपरिक चीजें थी वह भी खत्म होती चली जा रही है, तो घरों में रखा सोना ही निकालकर आप पैसा उठा लेते हैं। और आपको जानकर यहां हैरत होगी इस देश की उस इकोनॉमी को समझने के लिए जहां भारत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से सबसे ज्यादा लोन एज ए डेवलपिंग कंट्री ले चुका है और एक रेड लाइन पर वो खड़ा है। उसके ठीक समानांतर अगर पहुंचिए तो बैंक भी सबसे ज्यादा पैसा रिटेल कस्टमर को दे रहा है, जिसमें गोल्ड की तादाद सबसे ज्यादा है। 43% बैंक का लोन आज की तारीख में रिटेल सेक्टर, यानी जो अपने अपने घर में किसी ने घर गिरवी रखा है, किसी ने सोना गिरवी रखा है, इस स्टाइल में लोन दिया गया है 43% को बैंकों के जरिए। इंडस्ट्रीज इस देश में बन नहीं पा रही है, बच नहीं पा रही है, प्रोडक्शन नीचे जा रहा है और जब ये नीचे जा रहा है तो इंडस्ट्रीज को भी लोन 37.4% है और जो सर्विस सेक्टर इससे पहले उफान मारता था उसकी हालत भी इस दौर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दौर हो या एक नए टैरिफ और ट्रेड डील की दिशा में जो भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, या जिस फ्री ट्रेड को लेकर बार बार कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कहते हैं कि देखिए हमने इतने देशों के साथ फ्री ट्रेड कर लिया है, उससे भारत की इंडस्ट्रीज, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भारत का सर्विस सेक्टर भी कोई तेज नहीं चल पा रहा है। उसको लोन 13% दिया जाता है, यानी आम लोग घरों में से सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं 43%। इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए लोन लेती है 37%, सर्विस सेक्टर को मिलता है 13% और बाकी छिटपुट है। यह स्थिति इस देश के भीतर कैसे किस रूप में आई, क्योंकि दिवालिया होते देशों में अक्सर यह होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे लोग पैसा लेने के लिए बैंकों के पास या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास पहुंचते हैं और पैसा उठाते हैं
और इंडस्ट्रीज धीरे धीरे जान जाती है कि दरअसल प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सपोर्ट कहां करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो देश के किस बाजार में सामान बेचेंगे, यह एक क्राइसिस है। लेकिन इस क्राइसिस के समानांतर हमें लगता है एक बात और समझनी चाहिए, इस देश के बेसिक जरूरत जो एनर्जी का क्षेत्र है उसको लेकर, क्योंकि संकट इस दौर में गहरा रहा है, युद्ध की मुनादी दोबारा से हो गई है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक बार फिर आपको हम मेलबोर्न लिए चलते हैं। मेलबोर्न से पहले सिडनी आएगा 2015 और उसके बाद आज का मेलबोर्न आएगा। दोनों वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? भारत ने अपना पूरा ध्यान भारत की युवा शक्ति पर केंद्रित करने की जरूरत है। युवा शक्ति के भरोसे, उनके सामर्थ्य के भरोसे, उनकी टैलेंट के भरोसे हम दुनिया के अंदर भारत का लोहा मनवाने के लिए सामर्थ्यवान बन सकते हैं। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में हैं, मेलबोर्न में हैं। सामने बैठे हुए लोग भारत को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिजनेस कर रहे हैं। परिवार से मिलने के लिए भारत आते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि भारत उन्होंने क्यों छोड़ा? अपॉर्चुनिटी की कमी थी, यहां पर बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, पॉलिटिकल करप्शन ज्यादा था, या एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इस देश की पॉलिटिक्स कॉरपोरेट के साथ नेक्सस बैठाकर इस देश के इंस्टीट्यूशन को ही पूरी तरीके से पहले डेमोरलाइज कर चुकी है और अब अपनी हथेलियों में कस चुकी है। ये सारे सवाल इस देश के बिलियनियर्स भी दे सकते हैं जो इस देश को छोड़कर चले गए। और बीते 12 वर्षों की कहानी इसलिए क्योंकि इन 12 वर्षों में जितने इंडियंस ने भारत को छोड़ा है, जितनी बड़ी तादाद में भारत के छात्र हायर एजुकेशन के लिए दुनिया के दूसरे देशों में गए हैं, आपको जानकर हैरत होगी। 1991 भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म को जब पीवी नरसिम्हा राव के दौर में अपनाया गया और उस दौर के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी 2014 तक के अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म के दायरे में इस देश को जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म की गाड़ी चल रही थी। ट्रैक 1 हो, ट्रैक 2 हो, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रैक 2 लेकर आए। लेकिन 91 से लेके 2014 तक, यानी तकरीबन 25 बरस, इन 25 बरस में जितने मिलीनियर बिलीनियर ने भारत छोड़ा, जितने छात्रों ने हायर एजुकेशन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों का दरवाजा खटखटाया, उसमें बिलीनियर्स लगभग 300% ज्यादा इन 12 वर्षों में देश को छोड़ चुके हैं। और हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया के जो दूसरे देशों में गए हैं वो 500% ज्यादा हैं। ऐसी कौन सी स्थिति है? भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए तड़प रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं मेलबोर्न में। अपनी इकोनॉमी को लेकर सवाल कई हो सकते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को लेकर कौन जवाब देगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त दुनिया के बाजार में जो कच्चा तेल है, अगर आप इस युद्ध की परिस्थितियों के बीच भी खड़े हैं तो भी वह $75-76 प्रति बैरल है। एक वक्त यह कच्चा तेल $112-125 प्रति बैरल तक गया है। जाहिर है सरकार कहती हमने कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन एक क्षण के लिए जरा यह सोचिए, इस देश के भीतर जो कंपनियां हैं, वो इंडियन ऑयल हो, वो भारत पेट्रोलियम हो, वो HPCL हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, अगर ध्यान दीजिएगा तो इनका एवरेज मुनाफा, अगर आप कोविड काल को एक लकीर मान रहे हैं तो कोविड काल से लेकर 2026 31 मार्च तक
28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और हम 31 मार्च तक का टारगेट आपको दे रहे हैं। बरस दर बरस जो आखिरी बरस है 2024 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक का, इसमें भी सरकारी कंपनियों ने मुनाफा तेल के जरिए 38,770 करोड़ का पाया है। उससे पहले जो एवरेज निकालिएगा वो एवरेज भी तकरीबन 25 से 45,000 तक, और एक बरस तो 54,000 करोड़ तक यह मुनाफा चला गया सिर्फ सरकारी कंपनियों का, और प्राइवेट कंपनियों ने मुनाफा कमाया, दोनों को मिला दीजिएगा तो 74,000 करोड़ का मुनाफा हुआ ऑयल कंपनी। नागरिकों को लेकर कुछ नहीं हुआ। जिन नागरिकों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ये कहकर कर रहे हैं कि सरकारें नहीं बदलती हैं देश को, नागरिक बदलते हैं, और हम चाहते हैं कि नागरिक ही इस देश को बदले। फिर लौटिए सिडनी 2015 और मेलबोर्न आज की तारीख 2026। हमने कहा कि रेलवे अपनी खुद 4 यूनिवर्सिटीज बनाए, जिसको रेलवे में नौकरी करनी है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, और पढ़ाई के दरमियान ही उसके अंदर वो ताकत आ जाए कि उत्तम से उत्तम वो रेलवे की सेवा करे। लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर, अचीव मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो। दरअसल 2015 और 2026 के भाषण को एक साथ सुनना एक रोमांच पैदा करता है, क्योंकि इन 11 वर्षों में भारत ने जो देखा और जो 2015 में जा चुके थे ऑस्ट्रेलिया, और आज की तारीख में वो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने दूसरी बार आए, उस वक्त सिडनी में और आज मेलबोर्न में। इस बीच की यात्रा को ऐसा नहीं है वो नहीं जानते होंगे, और इस दौर में ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों की तादाद प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में दिए गए भाषण के बाद कम हो गई, वो बढ़ गई। उसकी रफ्तार 75% है, जिस रफ्तार से वो बढ़े हैं, ये एवरेज है 75%। कुछ साल तो 125% तक की बढ़ोतरी हो गई ऑस्ट्रेलिया जाने वालों को लेकर। इसीलिए तो वहां सड़कों पे इमिग्रेशन को लेकर भी विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। सवाल है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा देश, और भारत के भीतर के पढ़े लिखे लोग जिस तेजी के साथ बाहर जा रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और हमारी इकोनॉमी से हमारा ब्रेन जुड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में आप दुनिया घूमते रह जाइए, दुनिया को जो भी बताते चले जाइए वो क्या समझेगी। क्योंकि 2015 के बाद अगर आप भारत को समझेंगे तो आपके पहले गेट सामने पड़ेगा नोटबंदी का, अगला कदम बढ़ाएंगे तो सामने जीएसटी आएगा, उसके आगे कदम बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 3 रिफॉर्म, जिन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा, 170 से ज्यादा किसानों की मौत प्रदर्शन करते हुए हो गई। कोविड काल में सरकार का सोना सबको याद होगा, दुनिया भर में बांटी जरूर गई वो सुइयां जो सबको दी गई, लेकिन उसको लेकर भी एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल है, उससे लाभ हुआ या घाटा हुआ। लेकिन वापस भारत लौटिए तो उस दौर के बाद पीएम केयर्स कोई कैसे भूलेगा। इस दौर में भारत के भीतर जो मीडिया को हड़पने की पूरी प्रक्रिया, एक एनडीटीवी एक प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया में छा गया, क्योंकि टेलीविजन है, सैटेलाइट है, पूरी दुनिया देखती है, उसको किस तरीके से कॉरपोरेट के हाथ में दे दिया गया, सबने सब देखा। इस दौर में भारत की न्यायपालिका को लेकर उठते हुए सवाल, इलेक्शन कमीशन को लेकर उठते हुए सवाल, कॉरपोरेट के पूंजी के आश्रय सब कुछ हड़पने की कोशिश, जो सरकारी संपत्ति थी, जो पब्लिक सेक्टर में आती थी, इस देश में वापस काला धन लाने की सोच, जो पहले दिन बैठक हुई थी 2014 मई 27 मई का दिन था कि हम ब्लैक मनी वापस लेकर आएंगे, लेकिन स्विस बैंक में उसके बाद के वर्षों में ब्लैक मनी बढ़ती चली गई।
स्टूडेंट्स का जाना, आवाजाही, मिलीनियर्स बिलीनियर्स इस देश को छोड़ते चले गए। और इन सवालों के बीच अगला सवाल यह है कि हम कितना अपने छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े हो पाए। यह इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि भारत की पहचान उस ब्रेन को लेकर ही है जो दुनिया भर के भीतर अलग अलग देशों में अपने रुतबे को कायम रखती है। लेकिन भारत के भीतर की स्थिति क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कहाँ हैं? सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, ये जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ था, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस था, उसमें भारत कहां पर है? भारत के भीतर की परिस्थितियों में आज जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, क्या उनको वो एजुकेशन दे पाने की स्थिति में भारत अपने तौर पर मौजूद है जहां वो कहे हम वाकई इंजीनियर्स बना रहे हैं? वो एक पारंपरिक रस्म की तरह पूरे एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उसकी संख्या 79 है, 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटी हैं, 25 आईआईटीज हैं, 11,000, यानी टोटल मिलाइएगा तो आईआईटी, एनआईटी और आईआईटीज के भीतर 55,000 छात्र एक साथ पढ़ते हैं। और इस देश की कैपेसिटी हर बरस 1.5 लाख के करीब है, 15 लाख के करीब है कि इतनी बड़ी तादाद में हम इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन उनके लिए रास्ता कहां बन पा रहा है? तो हायर एजुकेशन के लिए जो जाता है वो देश कैसे लौटेगा अगर उसको इस देश के भीतर ही सरकार अपनी इकोनॉमी को उस ब्रेन से जोड़ पाने की स्थिति में ना हो और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उस एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं कर पा रही हो? यह सवाल कमोवेश हर क्षेत्र का है, किसानों का है, मजदूरों का है। 5 किलो अनाज बांटते हुए, बैंकों से कर्ज देते हुए, अलग अलग लाभार्थी योजना चलाते हुए, ध्यान दीजिएगा तो इस देश के भीतर कोई नागरिक ऐसा नहीं बचेगा जो सरकार की लाभार्थी योजना में शरीक नहीं है। वो मजदूर किसान नहीं जिसके लिए किसान सम्मान निधि या अटल पेंशन योजना चलती है या गरीब कल्याण के तहत 5 किलो अनाज दिया जाता है। वो स्थिति इस देश के भीतर ईडी का चेयरमैन हो, सीबीआई का चेयरमैन हो, चुनाव आयोग में इलेक्शन कमिश्नर हो, सीवीसी की नियुक्ति हो, सीएजी की नियुक्ति हो, कौन जज कैसे बनेगा, किस पर सहमति देने, इस पूरी प्रक्रिया को अगर समझेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर जो कुछ भी कहते होंगे उसका अनूठा सच तो यही है। आजादी के बाद भारत के तमाम प्रधानमंत्री जो नहीं कर पाए वो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान जिस लिहाज से बनी है उसमें यह पहला मौका है कि ऑस्ट्रेलिया में सड़क पर इस तरीके से इमिग्रेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। In both those countries, they are more than 99% racially homogenous. They have an ethno-nationalist party leading India, BJP, led by Narendra Modi. It seeks ethno-nationalist policies. Not that I really care, but it seeks to suppress minorities, be they Muslim, be they... तो 3 बातें तो समझ लीजिए। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें हर देश के भीतर खुलकर पहली बार दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों को लेकर सवाल वहीं के नागरिक अब उठाने लगे हैं। यानी यह पहली सीख है कि भारत अपने पांव पर कैसे खड़ा हो, अपने प्रोडक्शन, अपने उत्पादन, अपने रोजगार, अपनी इकोनॉमी, स्वदेशी की सोच, उस सोच को कैसे डेवलप करे, यह आपको सोचना होगा। दूसरी बात, दुनिया भर के देशों की यात्रा करते हुए, एनआरआईज को संबोधित करते हुए आप उन एनआरआईज को सपने और सहूलियत तो दिखला सकते हैं, लेकिन देश के भीतर के हालातों को छोड़कर इस तेजी के साथ अलग अलग देशों में बसने के लिए हर बरस औसतन 5.5 लाख लोग क्यों तैयार हो जाते हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इस देश की जो हकीकत है,
अगर वो एनआरआईज जो बाहर बैठे हुए हैं और जो तालियां और शोर मचाते हैं, उनको इस देश की हकीकत को, जो उनका अपना देश है, जब तक वो सवाल वहां पर नहीं उठाएंगे तब तक यात्राओं का सिलसिला थमेगा नहीं। वही यात्रा जो इस बरस प्रधानमंत्री ने मलेशिया में की फरवरी के महीने में ही इजराइल गए, मई के महीने में यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली गए, जून के महीने में फ्रांस और स्लोवाकिया गए, जून के आखिरी हफ्ते वो सेशल्स गए और इस वक्त इंडोनेशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और कल को वो न्यूजीलैंड में होंगे। बाकी आप समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।